नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। जब हम सब छोटे थे तो स्कूल में या घर पर दादी नानी या फिर टीचर एक कहानी सुनाया करती थी। एक बूढ़े आदमी की कहानी जो मरने वाला था और उसके बच्चे आपस में बहुत लड़ा करते थे। वो बूढ़ा अपने सभी बच्चों से एक एक लकड़ी लाने के लिए कहता, और फिर क्या होता है हम सब जानते हैं, क्योंकि ये शायद वो पहली कहानी होती है जो हमने सुनी होती है। एक लकड़ी टूट जाती है, सारी लकड़ियां जब एक साथ होती हैं तो टूटती नहीं है। एकता में शक्ति है, यही इस कहानी की सीख थी। मतलब क्या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बटेंगे तो टूटेंगे। अचानक यही पुरानी कहानी जब राजनीति में कही गई तो भूचाल आ गया। महाराष्ट्र चुनावों में प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बीजेपी के इस बयान पर भड़क गए और बोले कि ये एक ऐसा बयान है जो निराशाजनक है और चुनाव आयोग को बीजेपी के लीडर्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। लीडर्स यानी वो लीडर्स जो सुप्रीम हैं, जो सबसे बड़े हैं। गहलोत का बयान आते ही बीजेपी की ओर से मदन राठौड़ ने मोर्चा संभाला और प्रश्न पूछ लिया कि कांग्रेस को इससे आपत्ति क्या है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या इस नारे से विपक्ष डर गया है या फिर इस नारे को लेकर बीजेपी ने एक राजनीतिक मर्यादा लांघी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये सुनिएगा। कटेंगे ये शब्द काम लेते हैं कभी? आज़ादी के बाद में आज तक मैंने देखा किसी नेता ने, चाहे कोई पार्टी का हो, ये शब्द कभी किसी ने काम नहीं लिए। बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब इसका? एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे, ये जो शब्द काम दिए जा रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि ये शब्द जो है वो लोग काम ले रहे जो सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, आज़ादी से पहले भी बांटा था देश को कांग्रेस ने, और उसके बाद में भी जो बांटने का काम कर रहा है धार्मिक आधार पर, ये कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण को लेकर के। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है, और उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अब इसमें कहाँ दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आता उन लोगों को क्यों ऐतराज़ है। दूसरी बात है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटने का मतलब है कि क्यों बांटा जा रहा है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पौरुष भारद्वाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, नवीन शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे, राधेश्याम भारती जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पौरुष जी आपके पास आ रहा हूं। मैंने सुनाई शुरुआत में वो कहानी कि एक लकड़ी टूट जाती है, बाकी जब गट्ठर बनता है तो नहीं टूटता। अब वो जब बटेंगे तो कटेंगे या बटेंगे तो टूटेंगे, सब एक ही तो जैसी बात है। इसमें आपत्ति कहाँ है? ये तो एकता की बात है, ये तो सबको समावेशी एक अप्रोच है कि सब एक साथ रहें, नहीं? या फिर इसको किसी दूसरे चश्मे से देखूं, नजरिया अलग होना चाहिए। राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी जो होती है वो पहले जोश ही जोश में कुछ भी बोल देती है, और बाद में जब वो अपनी ही बोली गई बातों में जब ये लोग फंस जाते हैं, यहाँ तक कि इनके खुद के नेता और इनके सहयोगी जब किनारा करने लग जाते हैं, तो ये अपने आप को जो है दूसरी दिशा में उसका बात का रुख मोड़ने लग जाते हैं। नोटबंदी जैसे विषय में हमने इनको देखा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, योगी जी ने सबसे पहले नारा दिया। योगी जी ने किस संदर्भ में नारा दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो देश स्तर के नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आप राष्ट्रवासियों के संदर्भ में दे रहे हैं या हिंदुओं के धर्म विशेष के संदर्भ में दे रहे हैं? यदि ये नारा पूरे देशवासियों के संदर्भ में, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आप लोग एक होकर के रहिए, और अगर आप एक नहीं हुए, अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस नारे का स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात की प्रशंसा करती है योगी जी की, योगी जी ने इतना अच्छा नारा दिया। परंतु अगर इसका संदर्भ एक मिनट अगर इसका संदर्भ सिर्फ एक धर्म विशेष है, तो मैं दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी जो है वो महाराष्ट्र प्रचार पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पे प्रचार पे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खुद के सहयोगियों, अगर ये नारा इतना ही बढ़िया है, इतना रिलीवेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव में इस नारे को यूज क्यों नहीं किया?
भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है, जो अजीत पवार जी वाली पार्टी है, उसने इस बात को भारतीय जनता पार्टी से क्यों कहा कि भाई यहाँ पे महाराष्ट्र चुनाव में आपको जो है वो इस तरह के जो है नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जब योगी जी को वहां पे शासन करते हुए 7-8 साल हो गए, तो फिर क्या योगी जी के शासन में एज ए राज्य प्रमुख या फिर एज ए हिंदुत्ववादी चेहरा, क्या वो अपने आप को फेलियर मानते हैं इस बात का कि उनको 7-8 साल बाद उनको ये ध्यान आया कि नहीं भाई हमारे राज्य के लोग आपस में बट गए, या फिर एक हिंदू धर्म के लोग हैं वो आपस में बट गए और मैं मुझे अपने आप को असुरक्षित महसूस हो रहा हूं, मैं अपने आप को फेलियर मानता हूं, मैं तो मुझे इस नारे की आवश्यकता पड़ गई। राजस्थान में भी तो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा ना, बारी बारी से 5 साल, तब वसुंधरा जी का रहा, 5 साल हमारा रहा। यहाँ पे भी 36 कौम रहती है और वो सभी धर्म और सभी जातियां जो उत्तर प्रदेश में रहती है वो यहाँ पे रहती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तो राजस्थान में कभी नहीं कही इस बात को कि भाई यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे, या अशोक गहलोत जी ने तो कभी नहीं कही। तो ये बात इनको क्यों कहनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात का निश्चित रूप से स्पष्टीकरण लेना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में लेना चाहिए कि आपका नारा देशवासियों के लिए है या फिर समुदाय विशेष के लिए। अगर देशवासियों के लिए संदर्भ में तो कांग्रेस पार्टी नारे का स्वागत करती है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। ठीक, नवीन जी बिल्कुल, किस संदर्भ में साहब ये? देखिए साहब, संदर्भ तो तय है, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से इस नारे का उद्घोष किया गया। हम और आप बचपन से सुनते आए हैं संगठन में शक्ति है और संगठन की शक्ति को बरकरार रखने के उद्देश्य से ही ये प्रचारित किया गया, निसंदेह। लेकिन कांग्रेस की जैसी मानसिकता है कि हर पहलू में राजनीति ढूंढना, विद्रोह उत्पन्न करना, एक नैरेटिव सेट करना, ये सेट करने का प्रयास करना कि भारतीय जनता पार्टी विद्रोह की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है, तो ये चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। ये इनके जो सेंटेंसेस हैं ये तब निकल कर नहीं आए, मैं आपको बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान मैं आपको बता देता हूं, योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे तो रह जाएंगे हम और आप, निपटना तो हमको और आपको पड़ेगा। अगर देश में कोई भी ऐसी मानसिकता हिंदुओं के लिए रखता है तो आप ये तय मान लीजिए योगी जी ने जो कहा है ये इसके जवाब के परिप्रेक्ष्य में कहा है। और मैं आपको बता देता हूं, यूपी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए, ये सेंटेंस जब ओवैसी कहता है तो मैं ये मानूंगा कि ये नारा इस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है कि हिंदुओं को एकीकृत होना चाहिए। और अगर इस पर बोलने के लिए कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है तो ये इनकी घटिया मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण है। इससे बेहतरीन उदाहरण कोई हो नहीं सकता। यानी हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में आप एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, ऑब्वियसली। अगर देश का कोई भी नागरिक, कोई भी नेता, कोई भी बॉडी अगर इस बात को कहती है कि योगी राज चला जाएगा, मोदी राज चला जाएगा, उसके बाद निपटना तो हिंदू और मुसलमानों को है, निपटना तो हमको और आपको है, तब क्यों किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती? और मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूं, अशोक गहलोत जी का कहना है राजस्थान में हिंदुत्व को कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। 2023 जालौर में बोला गया है सेंटेंस। क्यों नहीं पनपने दिया जाएगा हिंदुत्व की भावना को? अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निसंदेह में इस चैनल के हवाले से कहने में कोई मेरे को ऐतराज नहीं है कि वाकई में जातियों के जो बिखराव है उसको एक हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी किसके खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ? मुस्लिम समुदाय के खिलाफ? देखिए, एकीकृत होना किसी के खिलाफ हो ये आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओबीसी के खिलाफ? अगर मेरे पिताजी हम 4 भाइयों को ये कहते हैं कि बेटे मिलजुल कर रहो, आपको एक हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये कदापि नहीं निकलता राहुल अवस्थी जी कि वो हमें किसी के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं। ठीक है नवीन शर्मा जी, मतलब आप किसी को भाई नहीं मानते, ये भी तो बात हुई ना। किसको भाई नहीं मानते? लेकिन अगर दादाजी किसी एक बच्चे के बच्चों को कहे कि भाई तुम अपने चाचा के खिलाफ एक जाओ, आप इत्मीनान से बात सुन लीजिए। मैं सुनिए, वही क्लियर हो रहा है जो आप कहना चाहते हैं। सेंटेंस अपने मुंह से नहीं निकाला, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरे देश का एक नागरिक, हम सब लोग आपस में भाई हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि राजस्थान में कभी हिंदुत्व की मानसिकता को कायम होने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोग जो ये बात करते हैं कि मोदी राज, योगी राज तो चला जाएगा, निपटना हमको और आपको है, कैसे उन्हें भाई मान लिया जाएगा? कैसे भाई मान लिया जाएगा उन्हें? ठीक है, ओबीसी का जिक्र कर दिया कि वो भाई नहीं है, लेकिन नवीन जी ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि जिन्होंने कहा था कि हिंदुत्व को पनपने नहीं दिया जाएगा वो गहलोत जी थे, वो भी भाई नहीं है। ये बात, चलो एक बात और स्पष्ट होगी। मैं एक बार अब राधेश्याम जी आपके पास में आ रहा हूं। बटेंगे तो कटेंगे, अब ये तो स्पष्ट हो गया कि जो डिलेमा था या इसे लेकर के जो थोड़ा सा धुंधलका था
या थोड़ा सा जो अभी पर्दा था वो स्पष्ट हो गया, साफ कर दिया नवीन जी ने कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये जिनके खिलाफ है वो आप सही समझ रहे हैं, वो हम सही समझ रहे हैं, अब उनके खिलाफ अगर आप बटेंगे तो फिर कटेंगे। नहीं, साफ हो गया राधेश्याम जी, अब क्लियर है। अच्छा हुआ, ये हमारे लिए भी क्लियर हो गया। राहुल जी, ये दरअसल में देखिए इसमें जो सियासती खेल है वो समझिए आप। वरना जब देश आजाद हुआ और हम एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आए, हमारा अपना संविधान लागू हुआ, तो उसमें समस्त भारतीय भाई बहन हैं, इस कंसेप्ट को लिया गया था और उसी पे राष्ट्र आगे चला, सारी व्यवस्थाएं उसके आधार पर हुई। फिर आप बताइए कि किससे बटेंगे, कौन बटेगा, कौन काटेगा और कौन कटेगा? ये सियासती पेच है। ये कोई यानी राष्ट्र की संप्रभुता को जो है बनाए रखने के लिए बात नहीं है ये। क्योंकि जब हम सारे एक हैं, जब हमारी नेशनल इंटेग्रिटी जो है वो हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो फिर कौन किसको काट रहा है? आप बताइए, कौन किसको बांट रहा है? यानी सारा सियासत का खेल है और ये सियासत ऐसी इस नाम पर होनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखें, और फिर जैसा अभी जैसे नवीन जी कह रहे थे कि भाई इस तरह का यूपी में स्टेटमेंट दिया गया, तो संविधान क्या अलाउ करता है इसके लिए? फिर उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? भाई जब इस तरह के भड़काने वाले स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उसके काउंटर आप ऐसी बात कह रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि भाई ऐसे लोगों के जो इस तरह का क्या माहौल खराब करते हैं आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानूनी कार्रवाई होती नहीं है, उसको साहब वो एक गलत कर रहा है तो दूसरा भी गलत कर रहा है। नहीं, फिर क्या होगा? फिर बात थोड़ी इधर से उधर। नवीन जी, आप कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको सूट करता है कि ओबीसी साहब ऐसा बयान दें, और जैसे ही वो बयान देते हैं वैसे वो बड़ा पोलराइजेशन वाला माहौल हो जाता है और आपके लिए बिल्कुल सूटेड। आप ऐसा कह सकते हैं राहुल जी। बाकी वस्तुतः राधेश्याम जी जो कह रहे हैं कि इन बयानों पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या उस बयान के परिप्रेक्ष्य में आज ये बयान दिया गया है, तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने मेरे सेंटेंस चालू करने से पहले ये कहा, इस बयान का एकमात्र मोटिव देश की संप्रभुता, देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधने का है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा नैरेटिव माइंड में रख के चलता है तो इस बयान को वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मन और स्थिति के अनुसार अपने अगेंस्ट मान सकता है। एक दूसरा, इनका कहना है कि उसके काउंटर में आप गैप देख लीजिए। क्या ये 2-4 दिन की घटना बता रहा हूं मैं आपको, या अशोक गहलोत जी ने 2023 में जो हिंदुत्व के अगेंस्ट जालौर में बोला, या कल की घटना बता रहा हूं मैं आपको, ये उसका काउंटर नहीं है कि हम लोग चर्चा पर बैठे हैं तो चर्चा में बात निकल कर आई। मैंने सबसे पहले कहा, इस नारे का, इस सेंटेंस का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको कोई उस परिप्रेक्ष्य में मान सकता है तो मान सकता है। ठीक है, मैं परूष जी आपके पास में आ रहा हूं, तो डंके की चोट पर कह दिया नवीन जी ने, तो नहीं, डंके की चोट पर कह दिया कि साहब ये किस परिप्रेक्ष्य में। नहीं परूष जी, मैं जो कह रहा हूं पहले समझिए। अब क्योंकि डंके की चोट पर कह दिया, अब जिसको समझना है जैसा समझ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, यहां चुनाव अभी जो होने थे वो हो गए, या कुछ जगहों पर उपचुनाव भी बाकी हैं। कांग्रेस को डर लग रहा है क्या साहब, जिस लैंग्वेज में, जिस तरीके से नवीन जी की पार्टी और नवीन जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये पोलराइजेशन हो गया तो फिर वो जो बचा खुचा वो भी निपट जाएगा। नहीं राहुल जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष में भी होती है, तो उसका प्राथमिक दायित्व जो है वो भारत के संविधान की रक्षा करना होता है और होना भी चाहिए। जैसे हम हिंदू के नाते हमारी गीता और हमारी रामायण या हमारे वेद पुराण हमारे लिए प्राथमिकता होते हैं, मुस्लिम होने के नाते कुरान हमारी प्राथमिकता होते हैं, उसी प्रकार यदि हम सार्वजनिक जीवन में एक बतौर राजनेता आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता भारत का संविधान होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमारा जो प्राथमिक
दायित्व उसको हम निभा रहे हैं। पर देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि नवीन जी के बयान में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का प्रतिबिंब परिलक्षित हो रहा है। यहाँ पर ये खुद कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पर एक लाइन में कह रहे हैं कि साहब ये जो बयान है पूरी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में, वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि साहब ये तो ना बोले जो एक धर्म विशेष के खिलाफ, एक नेता विशेष के खिलाफ है। ये स्थिति इनकी वैसे ही है राहुल जी की जैसे एक तरफ ये जब विदेशों में जाते हैं तो ये महात्मा गांधी की कंफ्यूजन तो मैं आपको बताता हूँ। नवीन जी एक तरफ ये लोग पौरुष जी, मैं कंफ्यूजन बताता हूँ प्रचारित करते हैं। पौरुष जी, मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट नहीं है, जो विचारधारा अपने आप में स्पष्ट नहीं है, उस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। और देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इनको मुसलमानों से बड़ी नफरत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश में विपक्षी पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं बचा कि जिसके पास किसी झूठे मामले में, या फिर कभी कोई हो सकता है कोई सच्चा मामला भी हो, उस मामले के अंदर कभी ना कभी ईडी का या सीबीआई का कोई नोटिस नहीं पहुंचा हो। परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि आधे राज्यों में आपकी सरकारें, केंद्र में आपकी सरकार, जो जिन नेताओं के लिए, जिन मुस्लिम नेताओं के लिए आप ओवैसी जी के लिए कहते हैं या अन्य नेताओं के लिए कहते हैं, तो भैया आप उन लोगों को प्रताड़ित क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ तो आप एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। इसलिए दर्ज नहीं करते, आप चाहते हैं कि वो लोग ऐसा बयान देते रहे, मैं तो उसी एफआईआर पे आ रहा हूं साहब। पॉलिटिकल माइलेज मिलता रहे। देश की एकता गई भाड़ में आप लोगों के लिए, देश का संविधान गया भाड़ में आप लोगों के लिए। आपको राहुल जी एक बात ध्यान होगी, प्रवीण तोगड़िया आकर के राजस्थान के अंदर जो है वो एक बहुत, मैं वही याद दिला रहा था आपको, बयान दे गए थे। उसके बाद में सरकार की कार्रवाई, बयान नहीं दे गए थे, वो त्रिशूल दीक्षा दे रहे थे, बयान नहीं था, वो त्रिशूल दीक्षा थी। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार ने आदर्श। तो आप एंडोर्स करते हो क्या? आप एंडोर्स करते हो? नहीं, मेरे पौरुष जी मुझे बताओ, नहीं पौरुष जी मुझे बताओ, नहीं पौरुष जी मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में कार सेवा करने जा रहे हिंदुओं के ऊपर, कार सेवा करने जा रहे हिंदुओं के ऊपर गोली चला दी गई। आप एंडोर्स करते हो उसे? मुलायम सिंह की सरकार थी, क्या धर्मनिरपेक्षता का यही एक पैमाना है? सही किया था क्या मुलायम सिंह ने उस वक्त? आप एंडोर्स करते हो तो बताइए। देखिए, मुलायम सिंह ने राहुल जी जो किया उसका मैं समझता हूं कि उसका बयान या उसकी सफाई मुलायम सिंह जी के पार्टी से या उनके प्रवक्ता से मांगी जानी चाहिए। परंतु मैं राजस्थान के संदर्भ में बात, यानी त्रिशूल दीक्षा का जो कार्यक्रम रोका गया था वो सही रोका गया था, आप एंडोर्स करते हो उसको? राजस्थान में यदि कोई घटना घटती है और कांग्रेस का शासन उसके लिए जिम्मेदार, तो निश्चित तौर पर उसके लिए मेरी जवाबदेही बनती है। देखिए, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, इनकी आपस में इनकी गलबैयां कैसे होती है। आजादी से पहले जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब इनकी पूर्ववर्ती विचारधारा के लोग कह रहे थे कि हिंदुओं अपनी ताकत को है जो देश को आजाद कराने में खराब मत करो, तुम्हें मुसलमानों से लड़ाई लड़नी है। कोई प्रमाण दे सकते हैं इसका? असेंबलियों के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये आज के इस डिबेट कार्यक्रम की हेडलाइन होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे, इस सेंटेंस पर वोट करिए। और ये है ना, ये जो सेंटेंस है, ये इस डिबेट का प्राइमरी हेडलाइन होनी चाहिए। और ये इसका जवाब नहीं है। आपका शर्मिंदगी हो जाता है, घोष किया गया कि आप पीडीपी के लिए कश्मीर में कहते थे, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी के लिए कहा करते थे आप लोग, बोले आतंकवादियों की बुआ जी है, आप लोग कहा करते थे बुआ जी है। के लिए आपकी लाश नहीं जो आतंकवादियों की बुआ जी के कमाल हो गया, कमाल हो गया। शामिल आप जो कहे तो माने, और आपने मिलकर के उनके साथ में सरकार चलाई। अरे आप तो हमने बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। आपने जो सेंटेंस बोला, हाँ, मैं वही पूछ रहा सकते हैं वही पूछ किसने कहा, किसने कहा, कोई अखबार की हेडलाइन, कोई कटिंग, कुछ आप बता सकते हैं? अरे नवीन जी एक मिनट, पौरुष जी आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और आप क्योंकि हर चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से ले रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आप ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं, तो आरोप के पीछे आधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि साहब हिंदुओं को चैनलाइज किया गया, ये कहते हुए कि साहब आप मुसलमानों के खिलाफ लड़िए, किसने कहा साहब? आजादी की जंग में अपना खून पसीना बर्बाद मत करिए, आपको मुसलमानों से लड़ना। वाह, क्या बात कही आपने। ये हेडलाइन पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं बोले कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का बोला है, तो आप भगत सिंह जी या तो आप इसका प्रमाण निकालिए, निश्चित तौर पर या तो आप प्रमाण या आप माफी मांगिए। क्या आपने पूर्ववर्ती विचारधारा, क्या आपका
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका गठन 1925 में हुआ था, या उससे पहले वाली विचारधारा हिंदू महासभा क्रांति आजादी आंदोलन में एक नेता का नाम बता दीजिए। अरे आपको तो अपने नेता भी उधार लेने पड़ते हैं। कभी आप सुभाष बात डिटेल हो गई, अरे डिटेल हो गई, डिटेल हो गई, बात बड़ी डिटेल हो जाएगी। एक सेकंड नवीन जी, पौरुष जी, पौरुष जी, आजादी पौरुष जी, बता दीजिए। पौरुष जी, सही नहीं है कि आपकी पूर्ववर्ती विचारधारा हिंदू महासभा और लोगों ने भारत के टुकड़े करने की बात कही थी। मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र मांग रहा था, हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र मांग रही थी। आपने क्यों महात्मा गांधी जी के जो बता दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, आप लोग सिर्फ गाल बजाना जानते हैं। जब इतिहास की परतें खुलती है तो आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इस बात को आप भी जानते हैं। आप लोग शर्मिंदगी से सरकार में होने के बावजूद आप लोग अपना मुंह छुपाते हैं। आपने क्या किया, आपने वजह दी, लगाते हैं। आप जागरण होने के नाते कोई काम नहीं करते। सुनिए ना, सुनिए ना, आपने वजह दे दी। कैसे दे दी मैं बताता हूं। अभी तक सारी की सारी चीजें आपके फेवर में थी, सब कुछ आपके साथ चल रहा था, लेकिन आपने क्या किया, एक बात ऐसी बोल दी जिसके बाद में वो वजह मिल गई कि क्यों बटेंगे तो कटेंगे, ये कहना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए राधेश्याम जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। आज़ादी की लड़ाई में ये कहते हुए किसी एक व्यक्ति ने, जिसका कोई नाम न चेहरा, यह आरोप लगा देना, ये कहना कि हिंदुओं से कहा गया कि आप जाकर के मुसलमानों के खिलाफ लड़िए और आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को वेस्ट मत कीजिए, अपने आप को ख़राब मत कीजिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, नहीं? और फिर बीजेपी उसे जस्टिफाई करती है कहने के लिए क्यों हम कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। आप समझ रहे हैं? ये जो तीर है दोनों तरफ से चलते हैं साहब, नहीं राधेश्याम जी? राहुल जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पौरुष जी एक मिनट देखिए। राहुल जी देखिए, हमें आज जो है दुनिया में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो है विश्व गुरु के रूप में पूरी संभावनाएं हैं कि हम अपने आप को जल्दी स्थापित करेंगे। अर्थव्यवस्था भारत की तेजी से आगे बढ़ रही है, तीसरे नंबर पे आने को है। ये जो इस तरह की बातें हैं इनको पीछे छोड़ना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लड़ती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के जो है ध्रुवीकरण के लिए ये सारा कुछ कर रही है। यानी ये कोई राष्ट्र के लिए देखिए अच्छी बात नहीं है। दोनों पार्टियों को हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र के जो है आगे भविष्य के लिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और इस तरह की जो ये लड़ाई है, ये देखिए इसको कोई भी सही नहीं बता सकता, कोई भी वाद नहीं बता सकता है। भाई लड़ना किससे, कौन किसको काटेगा, कौन किससे लड़ेगा, कौन किससे बटेगा, आप देखिए। ये पौरुष जी, राधेश्याम जी, मैं पौरुष जी से ही पूछ लेता हूं। पौरुष जी, राधेश्याम जी कह रहे हैं आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। अब क्योंकि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं इसलिए बीजेपी को यह कहना पड़ता है कि जब बटेंगे तो कटेंगे। नहीं समझे आप? ये आपका रिप्लाई है, ये बीजेपी कह रही। राहुल जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाता है और खास करके राजनीतिक जीवन में जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी प्राथमिकता निश्चित तौर पे भारत का संविधान होनी चाहिए। यदि भारत के संविधान में कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही तो जब हम सत्ता में आते हैं तो हमें निश्चित तौर पे उसमें परिवर्तन करना चाहिए और जब संविधान जब हमें आजादी दे उसी बात को हमें कहनी चाहिए। परंतु देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पे भारत की संविधान की धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना है, कांग्रेस पार्टी ने सदा उसका स्वागत किया। दूसरी बात, एक 5वीं क्लास का बच्चा शब्द था ही नहीं ना, आपकी पार्टी लेकर के आई। प्लीज, आप संविधान पे आए तो मैं आपको बता रहा हूं, खुद अमेंडमेंट से आया। मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं आपसे इस बात को कर रहा हूं राहुल जी कि 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि यदि हम फायदे नुकसान की बात करें तो हमें 18% लोगों के साथ रहने में फायदा है या 80% लोगों के साथ रहने में फायदा है। यदि हम सिर्फ फायदे नुकसान की बात करें तो निश्चित तौर पे 18% देश के संविधान को मजबूत रखने के लिए, देश के संविधान की मूल भावना को बनाए। आप मुझे गणित समझा रहे हैं, मैं आपको गणित समझाता हूं। पौरुष जी, मैं बताता हूं आपको। पौरुष जी, मैं गणित बताता हूं। भी खड़ा हुआ है। अरे पौरुष जी, सुनो के साथ भी खड़ा हुआ है। मैं गणित बताता हूं आपको। नुकसान किसमें? नुकसान इस बात में है कि वो 80% एक हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीके, वो 80% एक हो जाएगा, इसमें नुकसान है। बोल दो
नहीं है। के खिलाफ बोल दो, देश के संविधान से इतर चले जाओ, बहुत आसान फॉर्मूले चुनाव जीतने के। लेकिन देखिए सत्ता जो है वो तपस्या मांगती है, सत्ता जो है वो बलिदान मांगती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है, जब तपस्या की तरफ ये लोग देखते हैं, जब ये बलिदान की ओर देखते हैं, तो मुझे बता दीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने देश की आजादी से पहले, आजादी के बाद में कब देश के लिए एक नाखून भी घटाया हो? तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास अरे बराबर सर, है। आजादी अरे से सर, पहले आजादी पे बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए कि बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? ये सेंटेंस राहुल अवस्थी आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, व्यूअर सुन रहे हैं, और अब ये बताया जाए कि बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है देश की आजादी में सिर्फ कांग्रेस का काम था, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं था। आपने हल्के से मुंह से उठाकर आपने 2 मिनट में आपकी जबान हिला दी इधर से उधर कि हिंदुओं को यह मैसेज था कि आपको आजादी की लड़ाई में अपना खून पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमानों से लोहा लेना है। कहां से लेकर आते हैं ये सेंटेंसेस, कहां से लेकर आते हैं अलगाव के बयान, कहां से आग लगाने का मसाला लेकर आते हो आप लोग? आपके पास खुद का एक आप कहां से लेकर आते हो यार अलगाव के बयान? और आप सीना ठोक पे कह सके आप इस बात को कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई। अरे आप लोगों की तो स्थिति है, आपने तो मुस्लिम लीग से हाथ मिला हुआ है। जिन मुखर्जी के लिए आप नारे लगाते हो, यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया? क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? क्या मुस्लिम लीग ने भारत के 2 टुकड़े करने की बात कही? क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? मुस्लिम लीग ने भारत के 2 टुकड़े करने की बात कही और हुए, और अगर दोबारा मैं कहता हूं अगर कटेंगे, अगर बटेंगे तो भारत के सब टुकड़े होंगे। और आज जो कवायद है सेंटेंस का मतलब यही है कि अगर हम दोबारा अगर हमारा विभाजन हुआ, दोबारा देश के टुकड़े होंगे। लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं है, आप इसलिए समझना नहीं चाहते क्योंकि आपको एक नाम नहीं है, नाम है तो आपको नाम आपको शर्म से शर्मिंदा कर देता है, आपको पता है इस बात का, और इसीलिए आप लोग जो है बार-बार हिंदू मुसलमान करते हैं। आप जानते हैं कि कहीं खुल के मुस्लिम लीग के साथ आपके संबंध सामने नहीं आ जाए, इसलिए आप मुस्लिम समुदाय को गालियां बकते हैं। ठीक है परूज जी, चलिए परूज जी ने कह दिया, नवीन जी ने कह दिया, राधेश्याम जी आपका बहुत शुक्रिया, परूज जी आपका बहुत शुक्रिया, नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कभी भेड़ें देखी आपने? भेड़ें चलती हैं एक साथ, लेकिन जब खतरा आता है तो वो एक गोला बना लेती हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर बट गए तो फिर वो खतरा काट देगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे बोलते हैं कि ये भगवान द्वारा निर्धारित एक सहज वृत्ति है, और अगर साथ रहते हैं तो फिर उनको तोड़ना मुश्किल होता है। साथ पूरा देश रहे, बहुत अच्छी बात है। कटने और बटने की बात अगर देश के एकता के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये सेंटेंसेस सियासत में आते हैं तो कुछ चिंता पैदा होती है। लेकिन ये भी टटोलना और देखना ज़रूरी है कि क्या ये किसी दूसरे नैरेटिव का जवाब है। ये छन्नी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उसे छान के पढ़ पाएँ, देख पाएँ। आज ये था हमारा प्रश्नकाल।